इस काम को सराहने के लिए, उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए उसने 5 कैटेगरीज बनाई। ये 5 चीजें रखी कि इनमें हम, अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो हम उसे नोबेल प्राइज देंगे। वो कौन सी 5 कैटेगरीज थी वो लिख लें, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फिजिक्स थी, एक केमिस्ट्री है, एक मेडिसिन है, लिटरेचर है और पीस है। ये 5 कैटेगरीज हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। इन 5 कैटेगरीज में वर्ल्ड नोबेल प्राइज दिया जाता है। इन 5 चीजों में अगर कोई, ये एनुअल बेसिस पर होता है, हर साल दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है नोबेल प्राइज, जिसको भी देना है। इन 5 चीजों में पूरे साल में एग्जामिन किया जाता है कि जो इंसान सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा इन 5 कैटेगरीज में, उसे नोबेल प्राइज दिया जाएगा। और ये किसने स्टार्ट किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में, जो कि स्वीडन से बिलोंग करता था। और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट को भी इजाद किया था। ये क्वेश्चन भी आता है। डायनामाइट बेसिकली ये जो बॉम्ब वगैरह होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ही ज़हीन इंसान था अल्फ्रेड नोबेल। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि पहला मुस्लिम कौन था जिसे वर्ल्ड नोबेल प्राइज मिला था? अनवर सादात था। अनवर सादात पहला मुस्लिम था जिसे वर्ल्ड नोबेल प्राइज मिला था पीस में, और वो इजिप्ट से बिलोंग करता था। अनवर सादात इजिप्ट से बिलोंग 1978 में पहली दफ़ा उसे मिला था। फिर कहते हैं कि जी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला कौन था जिसे नोबेल प्राइज मिला था? ये भी कई दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूछे तो फिर वो रविंद्रनाथ टैगोर था। लिटरेचर में इसे नोबेल प्राइज मिला था। इसने गीतांजलि एक बुक लिखी थी जो कि बहुत फेमस हुई थी, इस वजह से लिटरेचर में इसे नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, 1913 में। ये पहला इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बंदा था जिसे ये नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ मुस्लिम वुमेन स्टूडेंट्स फेडरेशन? इनमें से पहली वुमेन हेड कौन थी मुस्लिम वुमेन स्टूडेंट्स फेडरेशन की? बी ऑप्शन आएगा, बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला। बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला पहली वुमेन हेड थी जो वुमेन स्टूडेंट्स फेडरेशन की, जिन्हें हेड बनाया गया था। ये बेसिकली पाकिस्तानी पॉलिटिकल थी और बंगाल से भी बिलोंग करती थी, तो ये इनका मिक्स था। इनकी बेसिकली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मुस्लिम वुमेन स्टूडेंट्स फेडरेशन बनाई गई थी ताकि जो वुमेन हैं उनको इकट्ठा किया जा सके एक प्लेटफॉर्म पे, और फिर उन्हें अच्छे तरीके से मोटिवेट किया जा सके। तो सबसे ज़्यादा खिदमात इनकी थी और इस वजह से इन्हें हेड बनाया गया था मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का। नेक्स्ट इज करेंसी ऑफ कुवैत इज दिनार। कुवैत की करेंसी जो है वो दिनार है। ए ऑप्शन आएगा। अब दिरहम है दिया हुआ है, बी ऑप्शन। ये यूएई की करेंसी है। यूएई में दिरहम इस्तेमाल होता है। रियाल जो है वो सऊदी अरब में इस्तेमाल होता है। रुपी पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, आपको पता है। नोकिया इज अ कंपनी बेस्ड इन। नोकिया एक कंपनी है, कहाँ पे बेस करती है? बेसिकली इसका हेडक्वार्टर फिनलैंड में है। फिनलैंड में नोकिया इज बेस्ड इन फिनलैंड। सी इज द राइट ऑप्शन। अब नोकिया फिनलैंड में है। इसी तरह और एक कंपनी पूछता है सैमसंग कहाँ पे है? सैमसंग जो है वो साउथ कोरिया में है। सैमसंग साउथ कोरिया में बेस्ड है। एप्पल पूछता है, एप्पल जो है कंपनी है कंप्यूटर की जो कि यूएसए में बेस्ड है। मोटरोला पूछता है, मोटरोला मोबाइल, मोटरोला कंपनीज, ये भी यूएसए में बेस्ड है। अब इनके कैपिटल सुन लें। डेनमार्क का कैपिटल कोपनहेगन है। स्कॉटलैंड का कैपिटल एडनबर्ग है।
एडनबर्ग इज द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड। फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी है और नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है। ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लीगल फ्रेम according to legal frame order first general election of Pakistan लीगल, अच्छा एक छोड़ गए हैं मेरे ख्याल से, हाँ ये वाला। Who among the following was the first president of Pakistan? इनमें से पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था? ये बहुत अंडरस्टैंड करने वाली बात है। पाकिस्तान का जो पहला प्रेसिडेंट था वो सिकंदर मिर्जा था। बी ऑप्शन आता है। देखें, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, चूंकि कल बताया था मैंने, पाकिस्तान ने भी वही एक्ट अडॉप्ट किया था 1935 वाला, और इंडिया ने भी 1935 एक्ट जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था वही अडॉप्ट किया था। अब जब एक्ट वही है तो रूल भी तो वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस वक्त गवर्नर जनरल का कंसेप्ट हुआ करता था, गवर्नर जनरल का। अब पाकिस्तान आजाद हुआ तो पाकिस्तान ने भी साफ ज़ाहिर है उसी एक्ट के मुताबिक चलना था, तो इन्होंने, इनका भी पहला कोई प्रेसिडेंट नहीं था, इन्होंने भी पहला गवर्नर जनरल रखा। पहला था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, 4 गवर्नर जनरल रहे हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट का सिस्टम आया है। तो पहला गवर्नर जनरल आपको पता है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे 1947 से लेकर 1948 तक। फिर उसके बाद ख्वाजा नजमुद्दीन आए। ख्वाजा नजमुद्दीन 1948 से लेकर 1951 तक रहे। ख्वाजा नजमुद्दीन जो थे ये दूसरे गवर्नर जनरल भी थे, फिर बाद में दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी बने। फिर उसके बाद गुलाम मोहम्मद आए 1951 से लेकर 1955 तक, 1951 से लेकर 1955 तक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल थे। उसके बाद सिकंदर मिर्जा आए, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, 1955 से लेकर 1956 तक सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के चौथे और आखिरी गवर्नर जनरल थे। उसके बाद जो है ये रूल ही चेंज कर दिया गया, क्योंकि 1956 में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना है 23 मार्च 1956 को। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस वक्त नया कॉन्स्टिट्यूशन आया तो गवर्नर जनरल का रूल तो खत्म कर दिया गया, फिर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का रूल रखा गया, तो फिर इन्हें चेंज करना पड़ा अपना टाइटल, अपना डेजिग्नेशन गवर्नर जनरल से ये पहले प्रेसिडेंट भी बन गए थे। लास्ट गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा थे, पहले प्रेसिडेंट भी सिकंदर मिर्जा थे। अब आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा गवर्नर जनरल। अब 2 क्वेश्चन और उठते हैं कि आपको पता है, चलो ये तो मैंने बता दिया, पहला गवर्नर जनरल कायद आज़म, आखिरी गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा। एक और आता है कि सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका था इन गवर्नर जनरल में से, तो आपको टेन्योर इसीलिए बताए हैं, किसका सबसे ज्यादा बन रहा है, गुलाम मोहम्मद का जो कि 3rd थे। फिर आता है सबसे कम टेन्योर किसका था गवर्नर जनरल में से, सिकंदर मिर्जा का बनता है, 8 महीने बनते हैं। सिकंदर मिर्जा आपके सामने है और ये पहले प्रेसिडेंट भी थे। और ये वो बदकिस्मत लीडर हैं कि इन्हें मुल्क से दरबदर होना पड़ा था जब ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम से इन्हें हटाया गया था। फिर ये हुआ था कि जब इनकी डेथ हुई थी, इनकी बॉडी को भी पाकिस्तान में नहीं लाने दिया था, तो ये वहीं पे ही इन्हें दफना दिया गया। पाकिस्तान में इनकी बॉडी दफन भी नहीं की करने दी गई थी यहाँ के पॉलिटिशियंस ने। तो ये वो बदकिस्मत इंसान है। नेक्स्ट इज 53। According to legal framework order, first general election of Pakistan were held in 1970। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत पहली दफा जनरल इलेक्शन हुए थे 1970 में। अब ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। पहले तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या थे। देखिए 1955 में
जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1 यूनिट का एक कंसेप्ट दिया था। 1 यूनिट ये था कि उस वक्त बांग्लादेश तो पाकिस्तान के साथ ही था। उन्होंने कहा, उसका नाम उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, तो ईस्ट पाकिस्तान और जो ये हमारा पाकिस्तान है, चारों सूबे को मिला के इसे वेस्ट पाकिस्तान का नाम दिया गया। उस वक्त सूबे नहीं थे अलहदा से। उन्होंने कहा ये एक है, वो एक है, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया गया 1 यूनिट के तहत 1955 में। तो ये क्वेश्चन जब आता है पीपीएससी में कि 1 यूनिट कब बना था, तो आपने 1955 लगाना है। फिर जनरल याहिया खान आए थे 1969 में, ये पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। 1971 में इन्हें हटाया गया था। जब ये आए तो 1970 में इन्होंने इलेक्शन कराने थे। इलेक्शन ये अपनी मर्जी का कराना चाहते थे, इस वजह से इन्होंने 1 यूनिट का कंसेप्ट खत्म कर दिया, 1 यूनिट को डिसॉल्व कर दिया। कब? 1970 में, क्योंकि इलेक्शन ही 1970 में कराने थे। इस वजह से इन्होंने 1970 में 1 यूनिट को खत्म कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन जब आए कि व्हेन 1 यूनिट वाज डिसॉल्व्ड इन पाकिस्तान, तो कब लगाना है? 1970। किसने डिसॉल्व किया था? जनरल याहिया खान ने किया था। अब 1 यूनिट लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत ही इसने खत्म किया था। ये क्या थे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर? इन्होंने कुछ रूल्स दिए थे कि जनरल इलेक्शन किस तरीके से कराना है। 1 यूनिट को डिसॉल्व करके जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स थे और लॉज थे, उनको चेंज कर दिया, अपनी मर्जी के मुताबिक ले आए। कुछ रूल दे दिए गए कि अब जनरल इलेक्शन किस तरीके से कराने हैं। ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था। पहली दफा जनरल इलेक्शन 1970 में हुए थे, ये याद रखना है आपने। और पहली दफा ही री एस्टेब्लिश किया गया था चारों सूबों को। जब 1 यूनिट का कंसेप्ट खत्म हो गया, तो फिर चारों सूबे डेवलप होने थे। पंजाब भी होना था, सिंध भी होना था, केपीके भी होना था, और बलोचिस्तान भी। उनको री एस्टेब्लिश किया गया चारों को, क्योंकि फिर 1 यूनिट तो खत्म हो चुका है 1970 में। जनरल इलेक्शन मींस आम आवाम से लेकर वोट लेना, ये जनरल इलेक्शन होते हैं। इससे पहले 1965 में जो इलेक्शन कराए गए थे, वो जनरल इलेक्शन नहीं थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले भी हो चुके हैं 1965 में। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। फिर कुछ स्टूडेंट 65 लगा आते हैं, कुछ 70 लगा आते हैं। अगर जनरल इलेक्शन की बात करें, जनरल इलेक्शन मींस अवाम से लेकर वोट लेना, वो जनरल इलेक्शन होता है। लेकिन जो 1965 का हुआ था, वो जनरल इलेक्शन नहीं था, अवाम से वोट नहीं मांगे थे। वो अयूब खान ने अपनी मर्जी के तहत किए थे। कुछ नुमाइंदगान, जैसे हमारा नाजिम हुआ करते थे, उनको इकट्ठे थे, 64,000 लोग थे, उनसे वोट लेके वो खुद बन गए थे मर्जी के तहत। आज तक कहा जाता है कि ये 2 नंबरी के वो इलेक्शन थे। तो वो जनरल इलेक्शन नहीं थे। पहले जनरल इलेक्शन पूछे तो 1970 में। वैसे जनरल इलेक्शन की बात करें, जनरल इलेक्शन ना, वैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले इलेक्शन कब हुए हैं, वो 1965 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर गॉट हिज एजुकेशन फ्रॉम अलीगढ़ कॉलेज। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपनी तालीम हासिल की थी कहाँ से? अलीगढ़ कॉलेज से। सी ऑप्शन आता है। अब मौलाना मोहम्मद अली जौहर बेसिकली पूछता है पेपर में कि पैदा कब हुए थे। पैदा हुए थे 1878 में। 1878 में आप पैदा हुए थे। रामपुर है इंडिया में एक सिटी, रामपुर, RAMPUR, रामपुर, वहां पे पैदा हुए थे 1878 में। और आपकी जो डेथ है वो लंदन में हुई थी 1931 में। 1931 में आपकी डेथ हुई थी लंदन में। अच्छा, आपके 2 रिसाले हैं जो कि बहुत फेमस हुए थे और जो बार बार आते हैं पेपर में। एक कॉमरेड था, जो कि इंग्लिश में था, नाम से ही लग रहा है कि कॉमरेड इंग्लिश में था। 1911 में जारी हुआ कलकत्ता से। ये कभी डेट पूछता है कॉमरेड कब जारी हुआ था, कभी पूछता है कहाँ से जारी हुआ था। कलकत्ता से हुआ था। कलकत्ता इंडिया का सिटी है, फेमस सिटी है। कॉमरेड 1911 में कलकत्ता से। इसके अलावा हमदर्द हुआ था 1913 में दिल्ली से। हमदर्द उर्दू में था,
हमदर्द 1913 में दिल्ली से, कॉमरेड 1911 में कलकत्ता से। अच्छा, अलीगढ़ जो कॉलेज दिया हुआ है, ये पूछते हैं कि ये किसने बनाया था। बेसिकली सर सैयद अहमद खान ने बनाया था 1875 में, अलीगढ़ कॉलेज। वहाँ पे मौलाना मोहम्मद अली जोहर और इनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली जोहर दोनों इसी कॉलेज के पढ़े हुए हैं, अलीगढ़ कॉलेज के शागिर्द हैं। नेक्स्ट 55 है, Who was the defense minister of Pakistan in the government of PMLN? ये देखें, लक है ये, जब 2019 में आया था एग्जाम, उस वक्त भी ख्वाजा आसिफ थे डिफेंस मिनिस्टर। फिर पीटीआई की गवर्नमेंट आई, पीटीआई में फिर चेंज हुए। ये उससे भी बल्कि पिछले पूछ रहा है, पीएमएलएन में। जब पीटीआई से पहले हुकूमत थी पीएमएलएन की, उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर कौन था? ख्वाजा आसिफ था। आजकल करंटली भी ख्वाजा आसिफ ही है। तो आजकल का पूछे तो आजकल भी इन्होंने, क्योंकि पीएमएलएन की है फेडरल लेवल पे, उन्होंने ख्वाजा आसिफ को ही लगाया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन द सेनेट फ्रॉम द प्रोविंसेस आर, टोटल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कितने होते हैं सेनेट में सूबों की तरफ से? ये थोड़ा अंडरस्टैंड करने वाला क्वेश्चन है, इसको गौर से समझिएगा। देखिए, एक होती है पार्लियामेंट, बार बार टीवी पे आप लोग एक नाम सुनते होंगे, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है पार्लियामेंट। एक होती है नेशनल असेंबली पार्लियामेंट में, एक होती है सेनेट, और एक आता है प्रेसिडेंट। ये तीनों चीजें मिलकर इसको कहते हैं पार्लियामेंट। जब भी कोई बिल है, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं होती उस बिल की। जब वो उसे कानून की शक्ल इख्तियार करनी होती है, तो सबसे पहले वो नेशनल असेंबली में जाता है वो बिल। वहां पे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। अगर मेजॉरिटी मिल जाती है तो वो बिल पास होकर सेनेट में चला जाता है। वहां पे सेनेट में भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है उस बिल को पास होने के लिए। अगर वहां से भी वो बिल पास हो जाए, उसके बाद प्रेसिडेंट उस पे साइन करता है, तो वो जो बिल है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आज तक कितने ज्यादा कानून बने हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुई हैं, वो इसी प्रोसेस के तहत ही हुई हैं। अब सेनेट का पूछ रहा है, सेनेट क्या है, कितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। देखें, इस लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुई है, उससे पहले जो सेनेटर थे टोटल 104 हुआ करते थे। 104 क्यों थे, उसकी बैफरकेशन और वजह मैं आपको बता रहा हूँ। 23 थे, 23 हर सूबे के थे। अब 23 प्रोविंस पंजाब के थे सेनेटर, 23 सिंध के होते थे, 23 केपीके के, 23 बलोचिस्तान के। कितने हो जाते हैं? 23 मल्टीप्लाई बाय 4, 92 होते हैं। 92। इसके अलावा 4 होते हैं फेडरल के। फेडरल मींस इस्लामाबाद के 4 आ गए। कितने हो गए? 96। और 8 हुआ करते थे फाटा के। फाटा जिसे फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एरियाज कहते थे। ट्राइब्यूनल एरियाज हैं भाई ये किसी प्रोविंस में शामिल ही नहीं होते थे पहले। टोटल कितने होते थे? 104। अब जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई थी, उसमें जो फाटा था उसको केपीके में शामिल कर दिया गया। तो जो फाटा के सेनेटर हुआ करते थे, साहब ज़ाहिर है उन्हें खत्म करना पड़ेगा। अब अचानक से तो खत्म नहीं हो सकते। अब सेनेट के इलेक्शन होते हैं हर 3 साल बाद। तो 3 साल बाद जो है, वो जो 4 सेनेटर थे उनको खत्म कर दिया गया। अब टोटल 100 सेनेटर हैं। अब अगले 3 साल बाद इलेक्शन आएगा तो 4 और कम कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि फाटा के 8 के 8 उड़ाने हैं, 4 उड़ा दिए हैं, 4 खत्म कर दिए हैं, बाकी 4 खत्म करने हैं। अभी सेनेटर की स्ट्रेंथ टोटल पूछे तो सेनेटर टोटल हैं सेनेट में 100। और अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हर प्रोविंस से कितने होते हैं, तो हर प्रोविंस से 23 होते हैं। बी ऑप्शन बनता है। ये काफी ज्यादा इसकी डिटेल बताई है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ही इतने ज्यादा आते हैं, कभी क्या पूछता है कभी क्या। इसलिए डिटेल बताता रहता हूँ, आप लिखते रहा करें।
नेक्स्ट 57 है, इन अ सेल, a cell in Excel is activated by। एक्सेल में जो सेल होता है वो किस तरीके से एक्टिवेट हो सकता है, वो टैब की पुश कर दें, वो सेल को दबा दें, वो एरो की दबा दें, ऑल ऑफ दीज आएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन। एक सेल, अब सेल देखें, ये लैपटॉप चलते चलते थोड़ा वो ब्लैक आ जाता है, बंद होने लग जाता है, तो उसको एक्टिवेट करना है, रोशनी फुल करनी है, मतलब मींस वो डाउन ना हो जाए, बंद ना हो जाए। तो एक्टिवेट करने के लिए या तो फिर हम एरो की का इस्तेमाल करते हैं, या सेल पे क्लिक करते हैं, या फिर टैब की प्रेस करते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। ऑल ऑफ दीज आएगा, ऑप्शन यही 3 दिए हुए हैं। Which menu provide you option like animation scheme, custom animation, slide transition? कंप्यूटर का ये सवाल है, पिछला भी कंप्यूटर का था। कंप्यूटर क्योंकि 9 से 10 नंबर का आता है पीपीएससी में। कौन सा इनमें से मेन्यू है जो ये ऑप्शन देता है? एनिमेशन स्कीम के, कस्टम एनिमेशन के, स्लाइड ट्रांजिशन के। इंसर्ट मेन्यू देता है, फॉर्मेट मेन्यू देता है, टूल्स मेन्यू देता है, या स्लाइड शो मेन्यू देता है? डी ऑप्शन आएगा, स्लाइड शो मेन्यू। अब ये पिक आपके सामने इसीलिए लगाई है ताकि आपको एक आइडिया हो सके। देखें इस पिक में, देखें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन है। अब स्लाइड शो पे क्लिक किया हुआ है, नीचे देखें इसमें एनिमेशन स्कीम आई हुई है, कस्टम एनिमेशन आई हुई है, स्लाइड ट्रांजिशन भी आई हुई है। ये आखिरी दो छोड़ के देखें, ऊपर स्लाइड ट्रांजिशन है, कस्टम एनिमेशन है, या एनिमेशन स्कीम है। ये तीनों के तीनों किस में होते हैं? स्लाइड शो मेन्यू में होते हैं, इसलिए आपके सामने दिखाया है। या दूसरा एक छोटा सा है, स्लाइड शो में देखें व्यू पे जहाँ पे क्लिक किया हुआ है, F5 लिखा हुआ है आगे, देखें नीचे एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड शो मेन्यू में ये तीनों चीजें आती हैं, यही चीज वो पूछ रहा है MS पावर पॉइंट में। 1984 इज अ नॉवल रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था। जॉर्ज ऑरवेल was the writer of 1984. Which among the following prevents constipation? कब्ज से कौन सी चीज रोकती है? फाइबर है, बी ऑप्शन है। इसे खाने से कब्ज जो है रुक जाती है, कब्ज से रोकती है, ये फाइबर आपके सामने है पिक में। मलेरिया अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? अगर इंसान को मलेरिया हो जाए तो वो इंसानी जिस्म के किस हिस्से को इफेक्ट करता है? स्प्लीन को करता है, सी ऑप्शन। अब पिक में देखें, इसीलिए मैंने लगाई है स्प्लीन। देखें एक ब्लैक कलर की, रेडिश कलर की एक तिली होती है, इसे स्प्लीन कहते हैं। अगर किसी को मलेरिया होता है तो ये स्प्लीन जो होती है ये इफेक्ट होती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर? लेंथ कितनी है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की? यहाँ पे तो 1600 दिया हुआ है, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं है जो एक्चुअल है। अगर 1600 ना दे, 3300 दे, तो 3300 लगाना है, क्योंकि एक्चुअल जो इसकी लेंथ है वो 3300 ही बनती है। अब चूंकि ऑप्शन ही नहीं है वो वाला, तो इसीलिए 1600 बी ऑप्शन आएगा। देखिए पाकिस्तान का बॉर्डर इंडिया से मिलता है, ये आपको पता होगा, ये आइडिया होगा। पाकिस्तान के किस किस से मिलते हैं? इंडिया से मिलता है पाकिस्तान का बॉर्डर। पाकिस्तान की ईस्ट साइड पे इंडिया है, वेस्ट साइड पे अफगानिस्तान है, नॉर्थ साइड पे चाइना है, और साउथ वेस्ट साइड पे ईरान है, मीन्स अफगानिस्तान के साथ ही साउथ वेस्ट साइड, और साउथ साइड पे अरेबियन सी है। ये पाकिस्तान की ज्योग्राफिक लोकेशन है। अब ईस्ट साइड पे इंडिया है, इंडिया के साथ पाकिस्तान की देखें, ये मैंने मैप आपके सामने लगाया है, ये रेड क्लिफ लिखा गया है। रेड क्लिफ ये लाइन है जो रेड दिखाई दे रही है आपको। ये सर साइरल रेड क्लिफ आए थे, जो कि अंग्रेज थे। 17 अगस्त 1947 को इसने बाउंड्री डेमार्केशन की थी कि ये हिस्सा पाकिस्तान का है, ये हिस्सा इंडिया का है। इसने चूंकि की नाइंसाफी थी, पंजाब पूरा का पूरा पाकिस्तान में आता था, उसने वो भी खींच के दे दिया। बाद में कश्मीर के रास्ते वो अटैक करके इंडिया ने वो ले लिए।
हैदराबाद पाकिस्तान में आता था, वो उसके थ्रू उन्होंने इंडिया को दे दिया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। अब ये वो लाइन थी। अब पाकिस्तान के साथ इंडिया की जो बाउंड्री है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से भी मिलती है। देखें, इंडिया की तरफ मकबूजा कश्मीर है, पाकिस्तान की तरफ आज़ाद कश्मीर है। यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन है, जो ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल लिखा होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर और इंडिया की तरफ से इंडियन हेल्ड कश्मीर, जिसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। एक ये लाइन है। इसके अलावा एक सरक्रीक का एरिया है, या फिर रन ऑफ कुछ जिसे कहते हैं। पाकिस्तान से ये भावलपुर लगता है, इंडिया से जो है वो राजस्थान उसकी स्टेट लगती है। तो ये बाउंड्री है। इसके अलावा 24th पैरेलल लाइन है, पाकिस्तान से सियालकोट है और इंडिया से इंडियन हेल्ड कश्मीर है। तो ये तीन बाउंड्रीज यहाँ पे टच करती हैं और टोटल इसकी लेंथ 1600 यहाँ पे दी हुई है। तो राइट ऑप्शन यही बनेगा। अगर 3300 देता है तो वो बनेगा राइट ऑप्शन। अब बी इज द राइट ऑप्शन। When did Pakistan recognize People Republic of China? पाकिस्तान ने चाइना को कब कबूल किया था? 1950 में। चाइना वैसे आज़ाद 1949 में हुआ था, 1949 में। लेकिन जो चाइना को एक्सेप्ट किया था पाकिस्तान में, वो एक साल बाद किया था 1950 में। इस वजह से इनकी फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उस वक्त दुनिया रिकग्नाइज नहीं कर रही थी चाइना को सही तरीके से। दुनिया यही समझ रही थी कि इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, कि बहुत जल्दी ये तबाह हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है और दुनिया को दिखाया है कि हम भी कोई मुल्क है, कोई अवाम है। टॉम्ब ऑफ जहांगीर इज इन लाहौर। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में है। बी ऑप्शन आता है। ये देखें, जो लाहौर फोर्ट है, ये इस साइड पे मीनार पाकिस्तान हो जाता है। आगे जाएं, बादशाही मस्जिद है, बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने जो है वो लाहौर फोर्ट है। तो वहाँ पे बादशाही मस्जिद के साथ ही इसका मकबरा है। लाहौर में है ये जहांगीर। जहांगीर बेसिकली कौन था? मुगल बादशाह था। अब मुगल बादशाह कौन है, कितने कितने हैं, इनकी पूरी डिटेल तो मैं आपको जब पाक स्टडी का टॉपिक कराऊंगा या वो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा डिटेल, तो उसमें आएंगी। लेकिन आपको इनके नाम बता देता हूँ और कहाँ कब से कब तक थे वो आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा। सबसे जो पहला मुगल बादशाह आया था वो बाबर था। बाबर 1526 से लेकर 1530 तक रहा। उसके बाद उसका बेटा आया था हुमायूं। हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540 तक हुकूमत की। फिर 1540 में इस पे अटैक कर दिया था शेर शाह सूरी ने। वो कोई मुगल नहीं था, वो सूरी डायनेस्टी का मालिक था, वहीं पे रहता था। उसने अटैक किया हुमायूं पे और हुमायूं को बुरी तरह शिकस्त दे दी उसने। 15 साल के लिए फिर बीच में सूरी डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। उसने मुगलों को नज़दीक भी नहीं आने दिया। 1540 से लेकर 1555 तक सूरी डायनेस्टी रही। फिर 1555 में दोबारा से हुमायूं ने अटैक किया और सूरी डायनेस्टी के जो बादशाह था उसको शिकस्त दी और दोबारा से ताज पर बैठ गया, तख्त पर बैठ गया। फिर 1555 से लेकर 1556 तक मीन्स 1 साल के लिए रहा। फिर ये सीढ़ियों से गिरा और इसकी डेथ हो गई थी। इसके बाद इसका फिर बेटा आया जिसका नाम जलालुद्दीन अकबर था। जलालुद्दीन अकबर 1556 से लेकर 1605 तक रहा, जिसने दीन इलाही का कंसेप्ट भी दिया और भी बड़े बड़े काम किए। हिंदुओं के साथ इसकी अटैचमेंट ज़्यादा होती चली गई, क्योंकि ये हिंदुओं की बेटियों से ये शादी करता चला गया और इसकी अटैचमेंट उनसे ज़्यादा बढ़ती गई। इसके बाद जहांगीर आया था। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक रहा, जो कि अकबर का बेटा था। 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर की डेथ हुई। फिर जहांगीर का बेटा आया जिसका नाम शाहजहां था। 1627 से लेकर 1658 तक शाहजहां रहा। 1627 से 1658
शाहजहां। फिर शाहजहां को उसके बेटे ने, जिसका नाम औरंगजेब आलमगीर था, उसने कैद कर दिया अपने बाप को 8 साल के लिए, और अपने भाइयों के साथ जंगें लड़ी, किसी को कत्ल कर दिया, किसी को दरबदर कर दिया औरंगजेब आलमगीर ने। और ये 1658 से लेकर 1707 तक था। इसके दौर में मुगल का जो एरिया था, मुगलों का, बहुत वसी तरीके से बढ़ा। इसने मसाजिद पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। मुत्तकी और परहेजगार इंसान था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, बहुत नेक इंसान था। 1707 तक जो है इसका मेन टेन्योर है मुगल का। ये आपको आना चाहिए, डेट पूछते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी रहमत अली वाज बरीड एट कैम्ब्रिज। चौधरी रहमत अली कहाँ पे दफन है? कैम्ब्रिज में है। कैम्ब्रिज यूके में है। बी इज द राइट ऑप्शन। अब चौधरी रहमत अली ने एक पैम्फलेट लिखा था जो कि बहुत ही फेमस था, नाउ और नेवर। नाउ और नेवर इसने 1933 में लिखा था, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी था। पाकिस्तान का नाम पहली दफ़ा तजवीज़ किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने, अपने इसी रिसाला में नाउ और नेवर, अब या तो फिर कभी भी नहीं। इसने मुसलमानों को कह दिया था कि अगर आज़ादी लेनी है तो अब लें, इसको ख़त्म मत होने दे, वरना कभी भी आप आज़ाद नहीं हो पाएंगे। तो नाउ और नेवर। ये कैम्ब्रिज में इनकी डेथ हुई थी 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। Pakistan was officially renamed as Islamic Republic of Pakistan in 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान ऑफिशियली तौर पे इसका जो है रीनेम रखा गया, दोबारा से एक नाम, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1956 में, 23 मार्च 1956 में, उस वक्त पाकिस्तान का नाम उस कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 23 मार्च 1956 को कॉन्स्टिट्यूशन बना था। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में था, 8 जून 1962 में, जो बी ऑप्शन है, उसको प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन